Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic Indian trade, colonialism and the global system. अब हम लोग देखें कि ग्लोबल सिस्टम में कैसे इंडिया धीरे धीरे टोटली जो है वो बदल गया, कैसे इंडिया का ट्रेड जो है वो खत्म होने लगा, कैसे वो कॉलोनी में कन्वर्ट हुआ और ग्लोबल सिस्टम का एक पार्ट बन गया। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, इसका इंडिया का इतिहास देखें तो पाते हैं कि इंडिया में फाइन कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ करता था जो इंडिया से निकल करके एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप की तरफ। लेकिन जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ब्रिटिश जो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो लोग जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है उन लोगों ने गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करना शुरू किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट पे, कि वो बाहर से कॉटन मंगाना बंद कर दे और वहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करें। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन क्लॉथ्स पे टैरिफ लगा दिया गया, बहुत हाई टैक्स लगा दिया गया। अब यहाँ से जो भी क्लॉथ्स ब्रिटेन जाता था वो काफ़ी महंगा पड़ता था और इसकी वजह से जो है धीरे धीरे इंडियन क्लॉथ मार्केट जो है डिक्लाइन होने लगा। मतलब यहाँ का क्लॉथ को महंगा करने के लिए बहुत हैवी टैक्स लगाने की वजह से यहाँ का क्लॉथ महंगा पड़ता था और अब ये नहीं जा रहा था। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो थे वो अब ये भी देखने लगे कि उनके कंट्री से निकल करके जो कपड़ा है वो वर्ल्ड मार्केट तक पहुंच जाए। मतलब अभी तक वो कंट्री में ही प्रोटेक्शन दे रहे थे, अब चाह रहे हैं कि उनका कपड़ा पूरे वर्ल्ड में फ्लोरिश हो। दिस इज द ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लंदन में है। ये नर्व सेंटर था वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन का ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब ये उसका मेन सेंटर हुआ करता था। हाई टैरिफ की वजह से जो है ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट से निकल चुका था, मतलब लंदन से ये निकल चुका था, इंग्लैंड से। अब इंडियन टेक्सटाइल को जो है स्टिफ कंपटीशन फेस करने लगा पड़ा इंटरनेशनल मार्केट में भी। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो लंदन में बना हुआ कपड़ा था वो सस्ता था और यहाँ इंडिया का बना हुआ कपड़ा महंगा पड़ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर से भी जो है इंडियन कॉटन जो है वो बाहर होने लगा। अगर हम लोग इसमें फिगर्स को देखें कि इंडिया से क्या एक्सपोर्ट हो रहा था तो हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे ये डिक्लाइन करने लगा। तो 30% के लगभग हम लोग एक्सपोर्ट करते थे 1800 में, जो मात्र 15 साल 1815 आते आते 15% आ गया, आधा हो गया। और 1870 आते आते जो है ये गिर करके हो गया 3%। मतलब हमारा जो वर्ल्ड में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चल रहा था, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, वो लास्टली 3% पे आके रुका। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने कपड़ा जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इसमें आपको दिखेगा कि कैसे ड्रामेटिक चेंज हुआ। पहले हम लोग बना बनाया हुआ जो कपड़ा था उसको हम लोग बेचते थे, मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था उसको बेचते थे जिसका प्राइस ज़्यादा हुआ करता था। अब हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे और इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़त हुई। कैसे 1812 से 1871 के बीच हम लोग का मात्र रॉ कॉटन जो है 5% जाता था वर्ल्ड मार्केट में, जो बढ़ करके 35% पे चला गया। 12 में 5% और 81 में हो गया, 1871 में हो गया 35%। उसी तरह से इंडिगो जो कि कपड़े को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो भी हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे। दिस इज अ डिस्टेंट व्यू ऑफ सूरत और इसके रिवर का है। ये 17th सेंचुरी से लेकर के अर्ली 18th सेंचुरी तक जो है सूरत जो है उस वक्त भी ओवरसीज ट्रेड का मेन सेंटर बना हुआ था, ये दिखाया जा रहा है। मुगल पीरियड में ये काफ़ी बड़ा सेंटर हुआ करता था, तो 18th सेंचुरी तक ये कंटिन्यू रहा था। बाद में जो है ये डिक्लाइन करने लगा था। इंडिगो के साथ साथ हम लोग ओपियम भी जो है भेजने लगे चाइना को 1820 के आसपास में, उस वक्त जो है इंडिया जो है बहुत बड़ा सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था चाइना को ओपियम का। ब्रिटेन के जो लोग थे वो इंडिया में ओपियम को उगाते थे और इसको चाइना को एक्सपोर्ट कर देते थे। जो पैसा मिलता था उस पैसे से जो है लार्ज थ्रू दिस स्किल, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, इसको जो है टी और जो अदर प्रोडक्ट चाइना से खरीदा जाता था उसमें इस्तेमाल किया जाता था। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे फ्लडेड द इंडियन मार्केट में भर चुके थे। मतलब
मतलब इंडिया का जो मार्केट था, खुद जो पहले हम लोग खुद बना करके पहनते थे, अब वो चीजें समाप्त हो गई। अब ब्रिटेन में सामान बनता था और वो यहाँ पर आकर के सिर्फ सेल किया जाता था। फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल, ये हम लोग जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और बदले में हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट मंगाते थे। अब हमारा पोजीशन उल्टा हो गया था, पहले हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट भेजा करते थे, अब हम लोग रॉ मटेरियल भेज रहे थे। जो वैल्यू था ब्रिटिश एक्सपोर्ट का टू इंडिया, वो कहीं ज्यादा था इन कंपैरिजन ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट टू इंडिया। मतलब हम लोग जो इंपोर्ट करते थे और ब्रिटेन से जो आता था उसमें एकदम अनबैलेंस है। जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया और चाइना जो अभी चल रहा था, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना से इंडिया को बहुत सारा सप्लाई आता है, जबकि इंडिया चाइना को उतना नहीं भेज पाता था। वही कंडीशन उस वक्त जो है हमारा ब्रिटेन के साथ था। ब्रिटेन को हम लोग जो रॉ मटेरियल भेजते थे उसका प्राइस बहुत कम हुआ करता था, और ब्रिटेन से जो सामान इंडिया आकर के भेजा जाता था उसका प्राइस बहुत हाई रहता था। इस ट्रेड में ब्रिटेन जो है ट्रेड सरप्लस की कंडीशन में था इंडिया के साथ। मतलब इस ट्रेड से ब्रिटेन को बहुत बेनिफिट हुआ करता था, और ब्रिटेन इसी ट्रेड सरप्लस को इस्तेमाल करता था जो अदर कंट्रीज हुआ करते थे उसके ट्रेड डिफिसिट के साथ। मान लीजिए इंडिया के साथ उसको बेनिफिट हो रहा है, चाइना के साथ उसको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो चाइना के साथ जो लॉस हो रहा है उसको इंडिया के ट्रेड के साथ बैलेंस किया जाता था। ब्रिटेन किसी किसी कंट्री से मान लीजिए बहुत ज्यादा मंगा रहा है तो उसको इंडिया के साथ ही बराबर किया जाता था। दिस इज हाउ ये, और इस तरह से जो है एक मल्टीलैटरल सिस्टम जो सेटलमेंट सिस्टम था वो काम कर रहा था, जिसमें एक कंट्री का जो डिफिसिट होता है वो दूसरे कंट्री के साथ सरप्लस के कंडीशन में पूरा किया जाता है। मतलब यहाँ आप समझ लीजिए 3 कंट्री मान लीजिए लेते हैं, एक ब्रिटेन है, एक इंडिया है और एक चाइना है। तो चाइना से ज्यादा सामान जो है ब्रिटेन नहीं चाइना को ज्यादा सामान नहीं बेच पा रहा है, तो इंडिया को ज्यादा सामान बेच रहा है। तो इंडिया को ज्यादा सामान बेचने से जो बेनिफिट हो रहा है वो चाइना के साथ बराबर कर ले रहा है। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस, ब्रिटेन जो है इसी तरह से जो है अपने डिफिसिट को बैलेंस करता था, और इंडिया एक क्रूशियल रोल प्ले करता था लेट 19th सेंचुरी में इस तरह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। मतलब ब्रिटेन का सबसे बड़ा रोल था वर्ल्ड इकोनॉमी में, और उस ब्रिटेन के का जो पोजीशन था उसको स्ट्रॉन्ग करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। ब्रिटेन इसी ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल जो है और भी बहुत सारी चीजों में करता था। जैसे इंडिया में जो उसके होम चार्जेस थे वो सब इसी में इंक्लूड हुआ करता था। होम चार्जेस में जैसे आ गया कि यहाँ जो ऑफिशियल्स के खर्चे थे, ट्रेडर्स के खर्चे थे, जो पेमेंट दिया जाता था एक्सटर्नल डेप्ट पे उसके इंटरेस्ट के खर्चे, जो पेंशन दिया जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, उन सब खर्चों को इंडिया से ही ले जाया जाता था। एक्चुअली क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें एक जो ट्रेड चलता था ब्रिटेन का, जिसमें चाइना के साथ ओपियम बार हुआ था, इंडिया जो है से उसके बाद जो है इंडिया में ओपियम उगाया जाने लगा और उस ओपियम को चाइना भेजा जाता था। एक्चुअली जब चाय जो चाइना से खरीदा जाता था वो काफी कॉस्टली पड़ रहा था, उसी चाय के कॉस्ट को पे करने के लिए जो है इंडिया से ओपियम जो है चाइना को भेजा जाने लगा था। नाउ यू कैन सी दिस इज द मैप। इस मैप में आप देख सकते हैं इंडिया का पोजीशन। ये जो दिखाया जा रहा है, ये वॉल्यूम दिखाया जा रहा है, ये दिखा रहा है इस पोर्ट का इम्पोर्टेंस। जितना बड़ा ये गोला है ये दिखा रहा है कि इतना ही ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हुगली है, ये दिस मसूलीपट्टनम, गोवा। इसी तरह से दीज आर ऑल लैंड रूट्स, ये सारा लैंड रूट्स दिखा रहा है, ट्रेड लैंड रूट्स है। और ये सारे जो है आपको सी रूट्स दिखाए जा रहे हैं, ट्रेड रूट्स दैट इज ने, ये वो सारे ट्रेड रूट्स हैं जहाँ जो इंडिया को लिंक्ड करते थे पूरे वर्ल्ड से इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी के लास्ट होते इस तरह से जो है हमारा कनेक्शन ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड से स्टैब्लिश हो चुका था। नाउ थैंक यू।